तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब ये मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है किसी भी खेत में एक साल में एक से ज़्यादा बार फसल उगाने को हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब ऐसा क्यों किया जाता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कोई खेत है, इस खेत के अंदर जो फसल है, मान लीजिए गेहूं है, वो एक सीजन में 100 किलो हो सकता है। एक साल में इस खेत से एक सीजन में फसल उगाने पर 100 किलो गेहूं का उत्पादन होता है। वहीं उस टाइम पर जो खाने वाले लोग थे वहां पर, उनकी संख्या थी 500। तो उस टाइम पर क्या था, थोड़ा बहुत गुजारा लोगों का चल जाता था। लेकिन जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ गई, ये 500 से मान लीजिए 1000 हो गई, तो क्या अब भी 100 किलो गेहूं में ही 1000 लोग खाना खा पाएंगे? नहीं। क्यों? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से खेत का जो एरिया है वो नहीं बढ़ा। जनसंख्या तो बढ़ गई लेकिन खेत का जो एरिया था वो उतना ही है। खेत अभी भी उतना है और पहले भी उतना था। खेत तो अभी भी 100 किलो ही उत्पादन करेगा गेहूं का, और पहले भी 100 किलो ही कर रहा था। तो इससे दिक्कत क्या हुई कि जो लोग थे उन्हें खाने की कमी होने लगी। अब खाने की कमी के चलते लोगों ने कुछ नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें से एक तकनीक के बारे में हम पढ़ रहे हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब इस मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक ही खेत के अंदर, खेत तो अभी भी इतना ही है, लेकिन अब लोगों ने क्या किया, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया कि हम इस खेत से ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे करें। तो लोगों ने क्या किया कि इस खेत को, जो कुछ टाइम के लिए खेत खाली रहता था, अब उसको खाली करना बंद कर दिया। अब इसमें जैसे सर्दियाँ आई तो इसमें गेहूँ उगा दिए, वीट की फसल उगा दी। फिर जैसे ही गर्मियाँ आने लगी तो इसमें पटैटो, शुगर केन, गन्ना, ये सब, आलू वगैरह, भिंडी, तोरी, ये सब उगाने लगे। जैसे ही बारिश का सीजन आया, लोगों ने ज्वार बाजरा ये सब फसल उगाने स्टार्ट कर दी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जो खेत है हम उसे खाली ना छोड़ें, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सकें, जिससे कि खाने की जो कमी है उसको सुधारा जा सके। और इसी को कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। एक खेत में एक साल में एक से ज़्यादा बार फसल उगाने को हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, बहुविध फसल प्रणाली। क्या आपको ये समझ आया? ये जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो फसलों के बारे में, कौन से सीजन में कौन सी फसल उगती है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें जानना है खारिफ क्रॉप के बारे में। ये जो खारिफ क्रॉप्स हैं ये रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि ये जो खारिफ क्रॉप है इनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें जल ज़्यादा चाहिए होता है, वाटर। इसलिए इनको रेनी सीजन में उगाया जाता है, जिसका टाइम होता है बेटा जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। और ये कौन सी फसल होती है? ज्वार, बाजरा, चावल, ये सब रेनी सीजन में उगाया जाता है। जैसे कि आपने चावल के बारे में सुना होगा। चावल एक ऐसी फसल है जिसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जिस जगह पर पानी है सबसे ज़्यादा, वहीं पर सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। जैसे कि पंजाब, आपने सुना होगा, पंजाब के अंदर से 5 नदियाँ बहती हैं। सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन है वो पंजाब में होता है, उसके बाद यूपी में, और फिर धीरे धीरे अदर स्टेट में। सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन पंजाब में होता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। चावल को उगाने के लिए उसमें हमेशा, जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी का लेवल रखना पड़ता है। तो ऐसा रखना हर जगह पर पॉसिबल नहीं होता,
तो ये रेनी सीजन में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि बारिश पड़ रही होती है, खेत में पानी भरा रहता है। तो ये रेनी सीजन में उगाया जाता है, जून से अक्टूबर के बीच में, ज्वार बाजरा। इनको बोलते हैं हम खारिफ क्रॉप्स। दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब ये जो रबी क्रॉप्स हैं, ये विंटर सीजन में उगाई जाती है, जिसका टाइम होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में। यह अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है, जैसे गेहूं, वीट। आप सभी को पता है सर्दियां पड़ती हैं, उस टाइम पर गेहूं उगाया जाता है, और धीरे धीरे पूरी सर्दी ये ग्रो करता है। और जैसे ही सर्दियां चेंज होती हैं, धीरे धीरे गर्मी आनी स्टार्ट होती है, मार्च अप्रैल के टाइम पर ये पककर बड़ा हो जाता है, और फिर उसको अप्रैल में पूरा काट लिया जाता है, जिन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद होता है एक और, देखो बारिश के सीजन पे हमने ये उगा लिया, सर्दी के टाइम पे हमने ये उगा लिया, तो बाकी टाइम में लोग क्या करते हैं, खेत को खाली छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जायद की फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया खेत के बीच में। जैसे जो जायद की फसलें होती हैं, जायद क्रॉप्स, ये समर सीजन में उगाई जाती हैं, गर्मी के टाइम पर। क्योंकि बेटा इनको उगने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसलिए यह जल्दी ग्रो कर जाती हैं, गर्मी के टाइम पे उगाई जाती हैं, समर सीजन में इनको उगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 महीने बस। जैसे पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे गोभी हो गई, भिंडी हो गई, बैंगन हो गए। इन सब चीज़ों को उगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए इन्हें बोलते हैं जायद की फसलें। क्या आपको यह पूरा टॉपिक डिटेल में समझ आया? अगर आपको समझ आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे आपका रिएक्शन और यह समझ आ सके कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कि जो पालनपुर के लोग हैं, वो किन किन मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। पालनपुर गांव के जो लोग हैं, वो खेती के लिए मॉडर्न मेथड का यूज़ करते हैं। अब वो मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, जैसे कि HYV सीड्स का यूज़ करना। अब HYV सीड्स ये क्या होते हैं? HYV सीड्स को बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसकी फुल फॉर्म है ये HYV सीड्स की, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इनको हिंदी में बोलते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले बीज। अब सर ये बीज के कुछ खास होते हैं? यह बीज बहुत ज़्यादा खास होते हैं, क्योंकि ये बाकी नॉर्मल बीजों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनमें क्या होता है कि जब हम किसी नॉर्मल बीज को खेतों में उगाते हैं, तो उनसे एक नॉर्मल फसल उगती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है कोई नॉर्मल बीज जो धरती के नीचे उगा दिया हमने। अब ये नॉर्मल बीज में क्या होता है कि इनकी गुणवत्ता थोड़ी खराब रहती है, ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी के नहीं होते, और ना ही इनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो इन बीज में क्या होता है, जब इन बीजों से पौधा निकलता है तो कुछ इस तरीके से निकलता है। इस तरीके से इस तरीके से कुछ पौधा निकलता है। तो इस पे क्या होता है कि जो बीजों की संख्या है, जो गेहूं का दाना है, वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें अगर आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, अगर आपके पास इतनी ज़मीन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 100 एकड़ मान लीजिए, इस 100 एकड़ में अगर ऐसे खराब क्वालिटी वाले बीज लगाएंगे, इससे होगा क्या कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो गेहूं का प्रोडक्शन होगा, जो गेहूं का उत्पादन होगा, वो क्या होगा, एरिया के हिसाब से कम होगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बीज थे, उनकी गुणवत्ता, उनकी जो क्वालिटी थी, वो थोड़ी लो थी। इसलिए वो जो बीज है ज़्यादा उभर नहीं पाया ऊपर। इसलिए ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ। वहीं पर अगर हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक ही पौधे में ये जो बीज होता है अच्छी क्वालिटी का होता है, इसमें भरपूर विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होता है। ये जो बीज होता है, ये कुछ इस तरीके से निकलता है।
ये बीज इस तरीके से उगता है। इस वाले बीज में और इस वाले बीज में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ जी सर, साफ दिख रहा है हमें कि इस पे जो डंडियां हैं वो कम है और इस पे थोड़ी ज्यादा है। तो बेटा जब जिस बीज में एक बीज पे इतने सारे गेहूं उगेंगे, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। सेम एच सीड्स के आने से क्या हुआ कि लोगों ने अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल स्टार्ट किया। अगर कोई बीज स्वस्थ है, अच्छी क्वालिटी का है, तो बेटा उससे जो फसल उगेगी वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो वीट का प्रोडक्शन है, गेहूं का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन अब ये जो बीज है, ये नॉर्मल बीज नहीं होते, इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको ये समझ आया कि बेटा एच सीड्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो अब और क्या क्या मेथड इन्होंने यूज़ किए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए? दूसरा यहाँ पे जो मॉडर्न मेथड था, पहला तो हो गया बेटा एच सीड्स का यूज़ करना। दूसरा मॉडर्न मेथड था केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, जैसे यूरिया, पोटास का यूज़ करना। अब बेटा ये यूरिया और पोटास ये एक तरीके से उर्वरक होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजर। जब कोई भी फसल उगाई जाती है तो उसको ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। जैसे कि गांव में क्या होता है, देसी तरीके से किया जाता है, भैंस का गोबर है उसको डाल के जो पेड़ है वो ग्रो करता है। लेकिन जो देसी खाद होती है भैंस के गोबर से, तो सड़ जाने के बाद जो खाद बनती है, उससे जो पौधा है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल करना खेतों में स्टार्ट कर दिया, जिसमें यूरिया, पोटाश ऐसे खतरनाक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे फसल तो बहुत अच्छी हुई। लेकिन बेटा जो सोइल थी, मिट्टी की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा लो होती चली गई। इससे मिट्टी खराब होती, आने वाले टाइम में जो फसल है वो उग नहीं पाती ठीक से, उसके ग्रोथ में रुकावट बनती है। कुछ टाइम के लिए तो ये सही रहता है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़्यादा इस्तेमाल करने से फर्टिलाइजर का जो मिट्टी है, सॉइल है, वो खराब हो जाती है। तीसरा यूज था इरिगेशन सिस्टम। अब यहाँ पर सिंचाई करने के लिए जो इरिगेशन सिस्टम था उसमें किसका इस्तेमाल करते थे, ट्यूबवेल्स का और इलेक्ट्रिक पंप्स का। जैसे कि पहले के टाइम में जो लोग थे वो कुएं से सिंचाई करते थे, बारिश पर निर्भर रहते थे कि जब रेन होगी, बारिश पड़ेगी तो खेतों में पानी आएगा। लेकिन ये लोग किसका इस्तेमाल करने लगे, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करते थे इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर। तो आपको ये समझ आया मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर ये किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? ये इन चीज़ों का यूज़ करते थे। सबसे पहला एच सीड्स का, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स, तीसरा इरिगेशन सिस्टम। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे वो थे बेटा यूरिया और पोटाश, और इरिगेशन सिस्टम के अंदर ये इस्तेमाल करते थे बेटा ट्यूबवेल्स का और इलेक्ट्रिक पंप्स का। इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके जो फसल का प्रोडक्शन था, जो गेहूं का प्रोडक्शन था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो फसल तो बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, लेकिन इन सब चीज़ों का यूज़ करने से कुछ दिक्कतें सामने आई। तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, मॉडर्न फार्मिंग करके हमने फसल तो बहुत ज़्यादा उगा ली, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, जैसे एच सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, पोटास एंड यूरिया जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ का नुकसान भी है। लगातार सिंचाई करना, एच सीड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो लगातार ज़्यादा लेवल पे हमें सिंचाई करनी पड़ती है उन बीज को ग्रो करने के लिए। इन चीज़ों से नुकसान भी है, ऐसा नहीं है प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, इन सब चीज़ों से बेटा नुकसान भी है। तो आइए चलिए जानते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसे कि सबसे पहला, आप खुद सोचिए, अगर आप मिट्टी में जो नेचुरल चीज़ है, जो सोइल है वो एक नेचुरल चीज़ है, अगर हम उसके अंदर केमिकल मिक्स करेंगे और उससे सोचेंगे कि फसल हमारी ग्रो हो जाए, कुछ टाइम के लिए तो फसल ग्रो हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ क्या सही रहेगी? बिल्कुल गलत। मिट्टी है वो खराब हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, उसकी जो सॉइल की क्वालिटी है, जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो क्या खराब हो जाएगी, जिससे कि अगर हम उस पर अगली बार कोई फसल उगाएंगे 2-3 साल बाद, फसल ग्रो ही नहीं करेगी और मिट्टी एकदम बंजर खराब हो जाएगी। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सबसे पहला सोइल फर्टिलिटी है,
वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिससे उस पर आने वाले टाइम में अगर हम कोई भी फसल उगाएंगे तो वो फसल ग्रो नहीं करेगी, जिससे जिससे ज़मीन पूरी बंजर हो जाएगी और आगे चलकर वो कोई भी प्रोडक्शन या उत्पादन उस पर नहीं हो सकता। तो बेटा यह इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, लगातार सिंचाई करने से आपको क्या लगता है कि जो धरती है उसके अंदर पानी भर भर के है, जितना मर्जी यूज़ करो, जितना मर्जी यूज़ करो, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो किससे मेंटेन होता है, बारिश है। जब बारिश होगी तभी तो धरती के अंदर पानी जाएगा। जब बेटा बारिश ही नहीं होगी और आप पानी लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, क्या होगा, जो धरती का ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर ये कोई कुआं है, इस कुएं में, ये कोई कुआं है, इस कुएं के अंदर अगर इतना पानी है स्टार्टिंग में और आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, और बारिश हो नहीं रही, तो बेटा धरती के अंदर पानी जाएगा कैसे, धरती के अंदर पानी जाएगा नहीं। और आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, बेटा ये पानी धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और धीरे धीरे इस तरीके से घट जाएगा, इस तरीके से कम हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरीके से पानी पहले के समय में आप पहले यूज़ कर रहे थे, शायद उस तरीके से बाद में यूज़ ना कर पाए। तीसरा डिसएडवांटेज है बेटा पोल्यूशन। अब सर पोल्यूशन कैसे बढ़ेगा इससे, सर ये तो हवा में तो नहीं जा रहा। पोल्यूशन सिर्फ हवा में नहीं होता, वाटर पोल्यूशन भी होता है। अगर आप लगातार मिट्टी के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो बेटा वही, जब बारिश पड़ेगी आप सिंचाई करोगे, मिट्टी का पानी वो धीरे धीरे धरती में जाता है। और अगर बहुत बड़े लेवल पे केमिकल्स का यूज़ करेंगे, केमिकल्स धीरे धीरे धरती के अंदर जाएंगे और जो धरती का पानी है बेटा उसको खराब करेंगे, उसको पॉल्यूटेड करेंगे, उसको प्रदूषित करेंगे। इससे ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आने वाले टाइम में अगर आप उस पानी से सिंचाई करते हैं तो शायद आपकी फसल भी खराब हो जाए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। चौथा है लॉन्ग टर्म डैमेज। अगर आप कुछ टाइम की खुशी के लिए, कुछ टाइम के अच्छे प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे, इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे, यह सभी चीज़ें लॉन्ग टर्म आपको नुकसान करेंगी। जैसे SIP लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ऐसे ही ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए खराब है। ये चीज़ें आप करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन यह चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगी। यह इसके डिसएडवांटेज हैं जो आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिख कर आ सकते हैं और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब देखिए, जो पालमपुर गांव है उसके अंदर 450 परिवार हैं, तो क्या सभी के पास ज़मीन होगी? नहीं बेटा, जैसे कि हमने पहले ही जाना है कि जो कुछ लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास सिर्फ इतनी ज़मीन है कि वो उस पर अपनी खेती कर सकें, अपना घर बार चला सकें। और बेटा कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, वो लैंडलेस हैं। क्या करेंगे वो लोग उन लोगों की ज़मीन पे खेती करेंगे जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, क्योंकि वो क्या करेंगे, उन लोगों से जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है उनसे अपने खेतों में काम करवाएंगे, जिसके बदले वो मजदूरी देंगे। इससे होगा क्या कि वो उनसे काम तो ज़्यादा कराएंगे पर मजदूरी क्या देंगे, बहुत कम देंगे, जिसमें उनका ये भी कंफर्म नहीं है कि बेटा वो उन्हें डेली काम देंगे कि नहीं देंगे, मजदूरी ठीक टाइम पर देंगे कि नहीं देंगे। ये क्या है, एक बहुत गलत चीज़ है कि जो जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है वो लोग अपने से ज़्यादा बड़े लोगों के यहाँ पर जाकर काम करते हैं, वो भी बहुत कम मजदूरी पर। ऐसा इसलिए जो पालमपुर गांव है उसके अंदर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है और किसी के पास तो बेटा है ही नहीं। ये जो लैंडलेस लोग हैं ये क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं उनके खेतों में जाके काम करते हैं बहुत कम मजदूरी पे, और यहाँ पे कोई श्योरिटी भी नहीं थी जॉब की, आपको डेली काम मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन काम होगा आपको रखेंगे, जिस दिन काम नहीं होगा आपको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। ये बाकी लोगों से बहुत
कम मजदूरी में काम कराते हैं। जो लैंडलेस लोग हैं ये अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि ये इसी सब चीज़ों में रह जाते हैं। लेकिन यहीं पर अब ये लोग, आप कहेंगे सर ये खेती क्यों नहीं करते, बेटा ये लोग खेती भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। जो बड़े जमींदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो कोई भी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो गरीब किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कोई भी फसल स्टार्ट करने से पहले, आपको क्या लगता है बेटा, कोई भी फार्मिंग करने से पहले क्या ऐसे ही फार्मिंग हो जाती है? बेटा नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। जो गरीब किसान होते हैं वो फसल लगाने के उन्हें लोन लेना पड़ता है पहले, या तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार से या फिर इन जमींदारों से लोन लेते हैं। और ये जो जमींदार है वो ज़्यादा ब्याज पे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। इस वजह से जो गरीब किसान है बेटा वो गरीब ही रह जाता है, वो ग्रो ही नहीं कर पाता। और फसल खराब हो गई, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ जाता है और यही एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यह एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है कि जो मजदूर गरीब किसान है वो फार्मिंग करने से पहले भी 100 बार सोचता है कि मैं इस चीज़ की फसल उगाऊं कि नहीं उगाऊं। जो पालमपुर गांव के लोग हैं, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास खेती ही नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होती है बेटा, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज का मतलब होता है वो एक्टिविटी, वो कार्य जिसमें हमें खेती की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग जिन लोगों के पास खेती ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज। जैसे कोई डेयरी करता है, कोई दूध बेच के अपना खर्चा चलाता है, कोई जनरल स्टोर, किराने की शॉप करता है, किराने की दुकान जिसे कहते हैं, आपके गली में मोहल्ले में भी होती है, तो वही कोई किराना स्टोर करता है, कोई डेयरी करता है, दूध बेच के खर्चा चलाते हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं बेटा कार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जैसे भैंसा बग्घी हो गई, बैलगाड़ी हो गई और कुछ हाथ से चलाने वाले रिक्शा हो गए। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये काम भी कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग बेटा पशु पालते हैं और दूध बेचकर उससे अपना खर्चा चलाते हैं। कुछ लोग ग्रोसरी स्टोर, किराना की शॉप करते हैं, उससे भी अपना खर्चा चलाते हैं। ये सारी चीजें किस चीज के एग्जाम्पल हैं बेटा, ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज के। तो इन सब चीजों को बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिसके अंदर फार्मिंग को छोड़कर किसी और कार्य को करने को बोलते हैं बेटा नॉन फार्म एक्टिविटीज। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा।